हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सलेंट स्टडी चैनल यूट्यूब चैनल पर। भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जिस तरह से विकास हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853 के अंतर्गत अध्ययन किया। इस वीडियो में ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत होने वाले भारत का संवैधानिक विकास के अंतर्गत मेन पॉइंट पर अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि किस अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या सुधार करने का प्रयास किया गया, किस तरह से संविधान के विकास में योगदान दिए हैं। जैसे भारत शासन अधिनियम 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद भारत शासन अधिनियम 1858 आया। इस अधिनियम की विशेषता भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंपा गया। भारत का शासन कंपनी से लेकर के ब्रिटिश क्राउन के हाथ सौंपा गया, अर्थात भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय बना दिया गया, अर्थात भारत का वायसराय जो गवर्नर जनरल पद था उसके स्थान पर अब वो भारत का वायसराय कहलाने लगा। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। एक नए पद का सृजन, भारत के राज्य सचिव का तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्य की एक भारत परिषद की स्थापना की गई। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861 आया एक्ट, जिसमें जो है गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार, भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल कर उन्हें विधायी कार्यों में सहयोग करने का अधिकार प्रदान किया गया। अर्थात देखा जाए तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत भारतीयों को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया। लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की प्रारंभ कर दी। 1861 के अंतर्गत ही गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया। इस अधिनियम द्वारा उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र पंजाब तथा बंगाल में नई विधान परिषद की स्थापना की गई। अब इसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1892 आता है और इसमें जो मुख्य तत्व हैं, पहला इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। दूसरा इसमें काम हुआ, सदस्यों को आर्थिक नीति पर तथा बजट पर बहस करने की अनुमति प्राप्त हुई तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। भारत परिषद अधिनियम 1892 में मुख्य कार्य अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली तथा सदस्यों को आर्थिक नीति तथा बजट पर बहस करने की अनुमति मिली। उसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। इसमें पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन, पृथक प्रतिनिधित्व का उपबद्ध किया गया। लॉर्ड मेयो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। और प्रांतीय विधान परिषदों
की संख्या में वृद्धि की गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय के कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1919। इसको मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। और केंद्रीय विधानसभा सदस्यों की संख्या 144 थी, जिनमें 104 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे। उसके बाद प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। इसके लिए केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को पृथक किया गया। आरक्षित विषय में राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस आदि, हस्तांतरित विषय में स्थानीय शासन, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य आदि। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत ही लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। इसी के परिणाम स्वरूप 1926 ईस्वी में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत एक वैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, जिसका कार्य अधिनियम लागू होने के 10 वर्षों बाद जांच करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना। मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के अंतर्गत ही, अर्थात भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत ही भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की स्थापना, बर्मा को भारत से अलग करने का प्रावधान, 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ, इंग्लैंड में भारत परिषद की समाप्ति 1935 में की गई, रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक के लिए तो 1909 विशेष तौर से है, लेकिन इसमें 1935 में भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया, जैसे सिख लोगों के लिए। उसके बाद लोक सेवा आयोग की स्थापना, संघीय न्यायालय का प्रावधान। इसके बाद 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया था, जो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृत हो गया। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान में है 2 अधिराज्यों की स्थापना, भारत और पाकिस्तान। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों को निश्चय करने की स्वतंत्रता दी गई। तो इस तरह से देखा जाए तो भारत का संवैधानिक विकास ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत निम्न अधिनियमों के द्वारा हुआ, जो हमने भी अध्ययन किया। भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इन सब में भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे संविधान विकास में पड़ा। धन्यवाद।